हेलो दोस्तों, कुंवर सिंह क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। दिल की गहराइयों से आपका हार्दिक स्वागत करता हूं कुंवर सिंह क्लासेस में। और आज का टॉपिक हमारा होगा संघ एवं राज्य क्षेत्र। कल जो हमारा हुआ था संघ एवं राज्य क्षेत्र पर ही चर्चा हुआ था, जो कि अनुच्छेद 1 तक ही हो पाया था। कुछ वीडियो में प्रॉब्लम हो जाने के कारण कुछ इशू आ गया था, तो इस कारण से वीडियो बंद हो गया था। नहीं तो मैं कम से कम 40 मिनट 45 मिनट तक तो वीडियो ले जाता। तो कुछ प्रॉब्लम हो जाने के कारण वीडियो अचानक से बंद हो गई। और आज हमारा जो संघ एवं राज्य क्षेत्र अनुच्छेद 1 में बता दिया गया था, तो मैं फिर से रिवीजन कर देता हूं कि अनुच्छेद 1 में क्या बताया गया था कि भारत जो कि क्या है, इंडिया है, भारत राज्यों का संघ है, भारत राज्यों का संघ है। मतलब इस भारत देश में जितने भी राज्य हैं, जितने भी राज्य शामिल हो गए हैं, यह राज्य भारत से अलग नहीं हो सकते। क्यों? क्योंकि यह किसी संधि या समझौते से शामिल नहीं हुए हैं। मतलब इनको मिला जुला करके या इनको प्रेशर दबाव दे करके अपने भारत देश में शामिल नहीं किया गया। मतलब ये अपने स्वतंत्र रूप से, अपने स्वतंत्र विचार से, अपने स्वयं खुद से यह भारत देश में शामिल हुए हैं। अगर यह भारत देश में शामिल हो गए हैं, इन्हें भारत में रहना पड़ेगा। अगर यह चाह कर भी एक अपना अलग राष्ट्र का निर्माण नहीं कर सकता। कोई भी राज्य हो, चाहे जितने 28 राज्य हैं, 28 राज्य की 28 राज्य में से कोई भी ऐसा राज्य नहीं है जो कि आप अपना एक अलग राष्ट्र का निर्माण कर सके। तो अनुच्छेद 2 में देखिए, अनुच्छेद 2 आज होगा, उसके बाद अनुच्छेद 3 होगा। तो अनुच्छेद 2 और अनुच्छेद 3 को एक साथ पढ़ेंगे। अनुच्छेद 2 और अनुच्छेद 3 एक साथ पढ़ेंगे तो ज्यादा बेहतर समझ में आएगा। अनुच्छेद 3 देखिए, अनुच्छेद 2 में क्या कहा गया है? अनुच्छेद 2 में कहा गया है कि देखिए, भारत के अंदर भारत के अंदर विदेशी भूभाग को विदेशी भूभाग को क्या कराया जाएगा? प्रवेश करा के स्थापित कर सकता है। विदेशी भूभाग को प्रवेश करा के स्थापित किया जाएगा, स्थापित किया जा सकता है। देखिए, यह संसद के, इसके थोड़ा सा ऊपर लिख लीजिए, संसद के पास शक्ति है। जो कि यह काम करता कौन है? संसद करती है। कौन सा काम? कि विदेशी भूभाग का मतलब जैसे अपना पड़ोसी देश क्या है, चाइना हुआ, नेपाल हुआ, पाकिस्तान हुआ, तो इनसे जो भी पड़ोसी देश है, इनका कुछ हिस्सा या ज्यादा हिस्सा, मतलब कुछ भी हिस्सा हुआ, जमीन का कुछ हिस्सा, कुछ टुकड़ा यदि फिर भारत देश के अंदर उन्हें लाना है तो उन्हें क्या करना पड़ेगा? तो संसद के पास शक्ति है कि उसे अपने देश के अंदर शामिल कर लेगा, स्थापित कर लेगा। तो लिख लीजिएगा ऊपर, संसद के पास शक्ति है, संसद के पास शक्ति है, मतलब अधिकार है यह काम करने का। ठीक, अनुच्छेद 2 के तहत किसी विदेशी भूभाग को, विदेशी जमीन को अपने देश के अंदर शामिल कर सकती है संसद। देखिए, स्थापित का मतलब क्या होता है? देखिए, अच्छा यहाँ पे पहले समझ लीजिए, तो मैं बताता हूँ स्थापित और निर्माण का मतलब, क्योंकि यहाँ पे निर्माण शब्द आएगा। देखिए, अनुच्छेद 3 में क्या कहा गया है? अनुच्छेद 3 में कहा गया है कि परिवर्तन से संबंधित बातें हैं अनुच्छेद 3 में। जैसे कि संसद के पास शक्ति है, लिखिएगा, संसद के पास शक्ति है, संसद के पास शक्ति है कि नए राज्यों का निर्माण, कि भारत में उपस्थित, लिखिएगा, भारत में उपस्थित नए राज्यों का निर्माण, नए राज्यों निर्माण तथा क्षेत्रफल में परिवर्तन, सीमा में परिवर्तन, किसमें परिवर्तन? सीमा में परिवर्तन और नाम में परिवर्तन।
और किसमें परिवर्तन, नाम में परिवर्तन, यानी कि परिवर्तन से संबंधित जो भी काम होगा राज्य से संबंधित, राज्य में, वह अनुच्छेद 3 के तहत होगा। देखिए, जैसे संसद के पास शक्ति है कि भारत में उपस्थित जितने भी राज्य हैं उन राज्यों को तोड़ फोड़ करके नए राज्यों का निर्माण कर सकती है। यह है संसद के पास, प्लस संसद में कौन होंगे, लोकसभा, राज्यसभा, क्योंकि संसद के कितने सदन, 2 सदन, लोकसभा, राज्यसभा। लोकसभा के सदस्य भी होते हैं जिसमें 545 सदस्य होते हैं, 545 सदस्य लोकसभा में, और राज्यसभा में कितने सदस्य होते हैं, 245 होते हैं। तो ये सब सदस्य ही मिलकर के ये सब काम करते हैं। ठीक, ये इनके लिए गृह मंत्रालय बना होता है, गृह मंत्रालय के द्वारा विधेयक पारित होता है, तब जाके यह काम होता है। तो देखिए, तो भारत में नए राज्यों का निर्माण होता है। जैसे अपना उत्तर प्रदेश है, उत्तर प्रदेश को काट करके क्या बनाया गया, कौन सा राज्य बनाया गया, उत्तराखंड बनाया गया है। 13 जिलों को निकाला गया और एक नए राज्य का निर्माण किया गया। तो उत्तराखंड क्या एक नया राज्य है, तो नए राज्य का निर्माण हुआ किसके तहत हुआ, अनुच्छेद 3 के तहत हुआ। और देखिए क्षेत्रफल में परिवर्तन, क्षेत्रफल में परिवर्तन का इसका मतलब देखिए, जैसे बिहार का हिस्सा अगर यूपी में ले लिया जाए, कुछ हिस्सा जैसे पटना हिस्सा को अपने यूपी में मिला लिया जाए तो क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। या यूपी का कुछ हिस्सा, जैसे यूपी का कुछ हिस्सा बलिया, मान लेते हैं बलिया निकाल करके बिहार में दे दे तो क्या हो जाएगा, क्षेत्रफल घट जाएगा। मतलब क्षेत्रफल को बढ़ाना हो, क्षेत्रफल को घटाना हो, क्षेत्रफल से संबंधित कुछ भी परिवर्तन करना हो तो संसद अनुच्छेद 3 के तहत काम करेगी। अनुच्छेद 3 के तहत क्या करेगी, काम करेगी। कौन करेगा, संसद करेगी। तो सीमा में परिवर्तन ही हो जाएगा, सीधे सीधी बात। तो क्षेत्रफल में परिवर्तन होगा तो क्या सीमा में जो इस सीमा पहले थी, क्या परिवर्तन होने के पश्चात है क्या वही रह जाएगी, परिवर्तन सीमा नहीं, सीमा में परिवर्तन होगा। अब नाम में भी परिवर्तन, देखिए नाम में भी परिवर्तन, जैसे उत्तर प्रदेश का नाम, जैसे यूपी का नाम बदल करके कोई अन्य नाम रख दे, यह काम कौन कर सकता है, संसद कर सकती है। लेकिन बात आती है कि अगर जिला में परिवर्तन करना हो, जिला के नाम में परिवर्तन करना हो तो कौन कर सकता है, यह राज्य सरकार करेगी, मतलब राज्य के हाथ में होती है। जैसे इलाहाबाद का नाम क्या था, मतलब इलाहाबाद पुराना नाम है, आज का यह नाम क्या हुआ, प्रयागराज हुआ। तो यह काम किया कौन, राज्य सरकार किया। तो मतलब राज्य सरकार के हाथ में जिला के नाम में परिवर्तन कर सकती है। ठीक, उसके बाद राज्य का नाम अगर परिवर्तन करना हो तो यह संसद के पास सकती है, संसद के पास अधिकार होता है। तो आशा करता हूं दोस्त, देखिए निर्माण का मतलब और देखिए स्थापित का मतलब, थोड़ा सा अंतर समझिएगा। निर्माण का मतलब होता है कि जैसे देखिए आपकी जैसे अयोध्या मंदिर में से एग्जाम्पल समझिए कि अयोध्या जो मंदिर बन रही है, अयोध्या में जो मंदिर बन रही है नाम राम मंदिर, तो वहां पे निर्माण हो रहा है कि स्थापना हो रही है, वहां पे निर्माण हो रहा है। क्यों, क्योंकि वहां पे पहले मंदिर मौजूद थी, आज है उसमें सुधार हो रहा है या और बड़ी मंदिर का विस्तार हो रहा है, तो वहां पे निर्माण हो रहा है। स्थापित होने का मतलब जहां पर पहले ना हो और वहां पे स्थापित, जैसे अगर मैं अपने घर पर मंदिर बनवाता हूँ तो हमारे घर पर पहले मंदिर नहीं था, लेकिन आज मैं मंदिर को बनवा रहा हूँ, इसका मतलब मैं मंदिर को स्थापित कर रहा हूँ। तो स्थापित का मतलब यही होता है। तो जैसे बहू घर में आती है तो घर में पहले प्रवेश करती है, तब क्या करती है, स्थापित मतलब तब जाके घर में बैठती है। तो एग्जाम्पल ये व्यवहारिक तरीके से ले लेते हैं तो समझ में आ जाता है यहाँ स्थापित का मतलब और प्रवेश में क्या अंतर होता है, निर्माण का मतलब क्या होता है, तो अंदर समझ में आ जाता है दोस्त और समझ में आ जाता है। तो अनुच्छेद 2 और अनुच्छेद 3 में यही बात है, इसको ध्यान में रखिएगा। ठीक है दोस्त, उसके बाद अनुच्छेद 4 आता है। देखिए अनुच्छेद 4 में क्या है, अनुच्छेद 4 देखिए, अनुच्छेद 4 में कहा गया है कि अनुच्छेद 4 में कहा गया है कि अनुच्छेद 2 तथा 3 से किया गया कार्य संविधान संशोधन नहीं माना जाएगा। मतलब संविधान संशोधन में काउंटिंग नहीं होगी। लिखिएगा अनुच्छेद 4, शॉर्ट फॉर्म लिखते हैं अनुच्छेद, अच्छा लिख लेते हैं ऐसे अनुच्छेद 4। इसमें क्या लिखा गया है, इसमें लिखा गया है कि अनुच्छेद 2 तथा अनुच्छेद 3 के तहत, अनुच्छेद 3 के तहत किया गया कार्य
तहत किया गया कार्य, अनुच्छेद 3 के तहत किया गया कार्य संविधान संशोधन नहीं माना जाएगा। संविधान संशोधन नहीं माना जाएगा। संविधान संशोधन नहीं माना जाएगा। देखिए क्यों नहीं माना जाएगा, मैं बताता हूँ। देखिए अब अनुच्छेद 2 तथा 3 के तहत काम क्या किया गया है। अनुच्छेद 2 में किसी विदेशी भूभाग को शामिल करना अपने भारत के अंदर, 2 हो गया। अनुच्छेद 2 के तहत होता है। अनुच्छेद 3 के तहत क्या होता है, किसी नाम में परिवर्तन, नाम परिवर्तन, क्षेत्रफल में परिवर्तन, सीमा में परिवर्तन, नए राज्यों का निर्माण करना, यही परिवर्तन अनुच्छेद 3 के तहत यही सब काम होता है। तो इन जो इस मतलब ये सब जो काम हो रहे हैं ये संशोधन के द्वारा होंगे, लेकिन जो ये अनुच्छेद 2 तथा अनुच्छेद 3 के द्वारा काम हो रहा है यह साधारण बहुमत के द्वारा होता है, यह पूर्ण बहुमत के द्वारा नहीं होता है। तो इसीलिए जितने भी साधारण बहुमत के द्वारा संशोधन होते हैं उसको काउंटिंग नहीं होता है, संशोधन की गिनती में उसका काउंटिंग नहीं होता। अगर साधारण बहुमत के द्वारा अगर काउंटिंग होने लगे तो कम से कम हमें इतना ज़्यादा संशोधन हो जाएगा कि हमें और आपको पढ़ने में समस्या उत्पन्न हो जाएगी, और लिखने वालों को तो बहुत ज़्यादा किताब मोटा बन जाएगा, संशोधन ही दिखेगा। इसलिए जितने भी पूर्ण बहुमत के से जो संशोधन होते हैं उन्हीं की काउंटिंग होती है, और साधारण बहुमत के द्वारा जो भी संशोधन होता है उसकी संशोधन की गिनती नहीं होती है। अनुच्छेद 4 में ये साफ इस शब्दों में लिखा गया है, बताया गया है कि अनुच्छेद 2 तथा 3 के तहत किया गया कार्य संविधान संशोधन नहीं माना जाएगा। क्यों? क्योंकि अनुच्छेद 2 और 3 में तो परिवर्तन हो रहा है, तो संशोधन करके ही परिवर्तन होगा, तो जो अनुच्छेद 2 और 3 में काम होगा साधारण बहुमत के द्वारा होगा। तो अनुच्छेद 4 में यही बात लिखी गई है। तो ठीक है दोस्त, उसके बाद देखिए एक क्वेश्चन आता है, बहुत फेमस क्वेश्चन आता है, तो क्वेश्चन थोड़ा जान लीजिए। उसके बाद मैं अनुच्छेद 3 का प्रयोग बताता हूँ कि अनुच्छेद 3 का प्रयोग मतलब कैसे अनुच्छेद 3 का प्रयोग करके किसी राज्य का नाम परिवर्तन हो सकता है, किसी क्षेत्रफल में परिवर्तन कैसे होता है, कैसे संसद के पास अगर शक्ति होती है तो संसद की प्रक्रिया क्या होती है, संसद कैसे काम करती है कि जो नाम में परिवर्तन कर लेती है। तो मैं बताता हूँ उसके अनुप्रयोग को, मतलब उसके प्रयोग को कैसे संसद अनुच्छेद 3 का प्रयोग करती है। तो सबसे पहले ये जान लीजिए, एक क्वेश्चन है कि भाषा के आधार पर भारत में बनने वाला सर्वप्रथम राज्य, भाषा के आधार पर भारत में बनने वाला सर्वप्रथम राज्य कौन सा है, सर्वप्रथम राज्य कौन सा है, तो राज्य कौन सा है। तो जान लीजिए यह क्वेश्चन पूछा गया क्वेश्चन, इसलिए मैं बता दे रहा हूँ। तो यह भाषा के आधार पर जो भारत में बनने वाला राज्य है वह है आंध्र प्रदेश। क्या है? आंध्र प्रदेश। क्या है? आंध्र प्रदेश। कब बनाया गया था इसे? 10 अक्टूबर, ध्यान दीजिएगा, 10 अक्टूबर 1993 में, 10 अक्टूबर 1993 में। नीचे नहीं दिख रहा होगा, ऊपर देख लीजिए, 10 अक्टूबर 1953 में आंध्र प्रदेश राज्य बनाया गया। भाषा के आधार पर भारत में सबसे पहले सर्वप्रथम राज्य आंध्र प्रदेश बनाया गया भाषा के आधार पर। तो ये अनुच्छेद 3 का प्रयोग हम बताते हैं। ये क्वेश्चन आया हुआ क्वेश्चन है, इसलिए आप लोग जानते रहिएगा, और उसके बाद जानते रहेंगे तो आप नंबर को पाने में सक्षम होंगे, अन्यथा नहीं। तो अनुच्छेद 3 का प्रयोग देखिए कि अनुच्छेद 3 का प्रयोग करके संसद कैसे किसी राज्य का नाम बदलती है, कैसे क्षेत्रफल में परिवर्तन करती है, तो कैसे क्या प्रक्रिया होती है, कैसे करती है, तो उस काम को, उसकी प्रक्रिया को समझते हैं। तो लिखिएगा अनुच्छेद 3 का अनुप्रयोग, लिखिएगा, हेडिंग डालिएगा अनुच्छेद 3 का प्रयोग, अनुच्छेद 3 का
प्रयोग, अनुच्छेद 3 का प्रयोग। देखिए अनुच्छेद 3 का प्रयोग कैसे करती है संसद काम। देखिए संसद करती क्या है, देखिए सर्वप्रथम जैसे मान लेते हैं कि नाम में परिवर्तन करना है, तो नाम में परिवर्तन मान लेते हैं कि नाम में परिवर्तन क्या करना है कि यूपी का नाम बदलकर, यूपी का नाम बदलकर, यूपी का नाम बदल कर हमें रखना है रामनगर, रामनगर। तो संसद कैसे काम करेगी, रामनगर रखना है, ठीक है, रामनगर, रामनगर, ठीक है, रामनगर करना है। तो कैसे करेगी संसद काम, कैसे प्रक्रिया चलेगी, कैसे परिवर्तन हो जाएगा, उत्तर प्रदेश का नाम कैसे हटेगा और रामनगर कैसे आ जाएगा। देखिएगा पूरी प्रक्रिया को देखिए, हेडिंग डाल लीजिएगा ऐसे। तो उसके बाद देखिए सबसे पहले क्या होता है कि विधेयक क्या होगा, प्रस्ताव है क्या होगा, पेश होगा, यानी प्रस्ताव जारी होगा, यानी विधेयक बनाया जाएगा, एक नियम बनाया जाएगा। तो यह विधेयक किसके पास जाएगा, सबसे पहले राष्ट्रपति के पास जाएगा। किसके पास जाएगा, राष्ट्रपति के पास जाएगा। देखिएगा समझिएगा, बहुत ही अच्छी बात है यहाँ से। देखिए यह राष्ट्रपति के पास जाएगा, राष्ट्रपति, राष्ट्रपति के पास जाएगा। क्या जाएगा, विधेयक जाएगा। कौन सा विधेयक जाएगा, यह विधेयक, यूपी का नाम बदल करके रामनगर करना है, तो यह एक प्रस्ताव जारी होगा। यह प्रस्ताव किसके पास पेश किया जाएगा, राष्ट्रपति के पास। तो लिखिएगा विधेयक का मतलब, विधेयक मतलब नियम, विधेयक, तो विधेयक पेश किया जाएगा, विधेयक पेश किया जाएगा किसके पास, राष्ट्रपति के पास। राष्ट्रपति इस पर क्या करेगा, हस्ताक्षर कर देगा, हस्ताक्षर करेगा, ऐसे लिखा जाएगा, हस्ताक्षर करेगा, ठीक है। तो हस्ताक्षर करेगा। तो देखिए अभी तक आप लोग जानते होंगे कि कोई भी अगर नियम पारित होता है, कोई भी विधेयक पारित होता है, तो सबसे पहले क्या होता है कि लोकसभा से पास होता है, राज्यसभा से पास होता है। मतलब कि जरूरी ये नहीं है कि हाँ वह विधेयक लोकसभा में सबसे पहले जाए या राज्यसभा में, मतलब किसी भी सदन में जा सकती है जो भी विधेयक को पारित कराना हो। तो मान लीजिए अगर लोकसभा में गई, लोकसभा से पास होती है तो राज्यसभा के पास जाएगी, अगर राज्यसभा से भी पास हो गई तो राष्ट्रपति के पास जाता था, राष्ट्रपति उस पर सिग्नेचर कर देता था, तो वह प्रक्रिया पूर्ण मानी जाती थी और वह विधेयक पारित हो जाता था। तो यह प्रक्रिया कब होती थी, मतलब राष्ट्रपति सिग्नेचर कब करता था, जब लोकसभा तथा राज्यसभा दोनों सदनों से पास हो जाती थी विधेयक। लेकिन यहाँ पे उल्टा है, यहाँ पे राष्ट्रपति पहले ही सिग्नेचर करके बैठ जाता है, हस्ताक्षर कर देता है किसके विधेयक पर, जो विधेयक है मतलब नाम में परिवर्तन करना है, यूपी का नाम बदलना है, तो उस पर सबसे पहले ही सिग्नेचर कर देती है। तो सिग्नेचर करने के पश्चात राष्ट्रपति क्या करता है, संबंधित समझिएगा, संबंधित राज्य के पास, संबंधित राज्य के पास भेज देता है। क्या कर देता है, भेज देता है। और संबंधित राज्य का मतलब कि यूपी के पास भेजेगा, क्योंकि यूपी से संबंधित सारा काम हो रहा है, जो भी काम किया जा रहा है यूपी के बारे में किया जा रहा है, यूपी का किया जा रहा है, तो यूपी में भेजा जाएगा। यह विधेयक भेजेगा कौन, राष्ट्रपति भेजेगा। लेकिन राष्ट्रपति एक निश्चित, एक निर्धारित समय के पर भेजेंगे। तो देखिए राष्ट्रपति चाहे तो 6 महीना के लिए भेजते हैं, चाहे 10 दिन के लिए भेजें, चाहे 2 महीने के लिए, यह राष्ट्रपति के ऊपर डिपेंड होता है। लेकिन जो अधिकतर भेजा जाता है, जो अधिकतर समय के लिए भेजा जाता है, वह 14 दिनों के लिए भेजा जाता है। कितने दिनों के लिए, 14 दिनों के लिए भेजा जाता है। और 14 दिन जैसे ही समाप्त होगा तो उससे क्या वो विधेयक, वह प्रस्ताव राष्ट्रपति के पास वापस आ जाएगा, चाहे राज्य उस पर सहमति दे या ना दे, क्योंकि राज्य स्वतंत्र है। देखिए राज्य के पास दो कंडीशन है। जब राज्य के पास आएगा प्रस्ताव, विधेयक आएगा, या तो अपना सलाह देगा या राय देगा या राय नहीं देगा, या नहीं देगा, क्या नहीं देगा, राय मतलब सलाह। अब सलाह में क्या दे सकता है, सलाह में ये दे सकता है कि हाँ, राय दे सकता है, देने में क्या दे सकता है कि हाँ ठीक है, आप यूपी का नाम बदलकर रामनगर रखना चाहते हैं तो रख दीजिए, अपने मतलब उनकी बात पर सहमत हो जाए। या
करिए यह काम तो जल्दी करिए, यह यूपी का नाम रामनगर न कर दे श्यामनगर कर दीजिए। मतलब कुछ न कुछ अपनी विचार रख दे, अपनी कुछ न कुछ बात रख दे या फिर न दे। अब देखिए, अब राष्ट्रपति के पास भी दो कंडीशन है। अब है राज्य स्वतंत्र है कि यह राज्य देश भी सकता है, नहीं भी दे सकता। यह स्वतंत्र है, इस पर कोई दबाव नहीं डाल सकता। मतलब कि यह सलाह या राय देने के लिए बाध्य नहीं है। तो उसी प्रकार से राष्ट्रपति भी इनके सलाह को मानने के लिए बाध्य नहीं है। अगर यह सलाह दे भी देता है या नहीं भी देता है, अगर राष्ट्रपति चाहे तो इनके सलाह को माने या राष्ट्रपति चाहे तो इनके सलाह को ना माने, यह राष्ट्रपति के ऊपर डिपेंड करता है दोस्त। तो यह राष्ट्रपति बाध्य नहीं है इनके सलाह को मानने का। देखिए, अच्छा, राज्य सलाह देने का मतलब आप मन में आता होगा कि राज्य राय देगा या नहीं देगा। ठीक है, राय में क्या हो सकता है क्या नहीं हो सकता, मैंने बता दिया कि हाँ, ये राय में हो सकता है कि यूपी का नाम रामनगर कर दीजिए या नहीं करिए, या इसका नाम कुछ और करिए, रामनगर न कर श्यामनगर करिए, यही सलाह देगा या नहीं देगा। ठीक है, लेकिन राज्य का मतलब क्या होगा कि राज्य सलाह देगी। देखिए, राज्य का मतलब ये हुआ कि विधानमंडल में यह विधेयक पेश किया जाएगा। राज्य में मतलब विधानमंडल में यह विधेयक यह प्रस्ताव पेश किया जाएगा। और विधानमंडल में क्या होता है, विधान परिषद होता है, विधान परिषद होता है। तो अगर विधानसभा में जाएगा तो विधानसभा के सदस्य उस पर सहमति जताएंगे, उसको पास करेंगे, तो वह विधान परिषद के पास जाएगा। विधान परिषद के सदस्य उस पर सहमति जताएंगे, सहमत हो जाएंगे, तो वह विधेयक क्या जाएगा, राष्ट्रपति के पास वापस चला जाएगा। और राष्ट्रपति उस पर क्या करेगा, सिग्नेचर करेगा। ठीक, उसके पहले ही, सबसे पहले ही राष्ट्रपति इस पर सिग्नेचर कर चुका होता है। इसलिए अगर मंत्रिमंडल या कह सकते हैं कि जो विधानमंडल है, अगर वहां से पास हो गया तो ठीक है, नहीं हुआ तब भी राष्ट्रपति वहां से मान लेगा कि हाँ, यहाँ से आप सलाह दें या ना दें, लेकिन इस बात को वह मान चुका होगा। ठीक है, अगर तो यहाँ से यह बात हो जाती है। ठीक है दोस्त, उसके बाद देखिए, अब हमारा तो यूपी का नाम बदल करके रामनगर पड़ जाएगा। मतलब इतना प्रोसेस होता है कौन सा काम करने में, नाम बदलने में इतना ज्यादा प्रोसेस होता है। देखिए, राष्ट्रपति के पास तो जाएगा, मतलब जब सलाह देगा या नहीं देगा विधानमंडल, तो यह राष्ट्रपति के पास चला जाएगा। अब राष्ट्रपति भी बात नहीं है कि हाँ, उनके सलाह को माने और ना माने, यह राष्ट्रपति के ऊपर डिपेंड करता है। तो राष्ट्रपति क्या करता है, फिर से संसद के पास भेज देता है। तो संसद क्या करती है, लोकसभा से पास कराएगी, राज्यसभा से पास कराएगी। यदि लोकसभा से पास हो जाएगा तो राज्यसभा में जाएगी। यदि राज्यसभा में सबसे पहले पेश किया जाएगा तो राज्यसभा से पास जब हो जाएगा तो लोकसभा में भेज देगी। तो जब दोनों सदनों से पास हो जाएगा तो यह पुनः राष्ट्रपति के पास आएगा जाएगा। जब राष्ट्रपति के पास आ जाएगा तो राष्ट्रपति सबसे पहले हस्ताक्षर करके बैठे हुए हैं, उसके बाद यह नाम बदल जाएगा अपने आप। उसके बाद मतलब जो प्रक्रिया करना चाहती थी संसद है, वह प्रक्रिया पूर्ण रूप से हो जाएगी। मतलब इतना ज्यादा प्रक्रिया होती है किसी भी नाम बदलने में या किसी क्षेत्रफल में परिवर्तन करने में, मतलब यही सब प्रक्रिया करनी पड़ती है। तो दोस्त, आशा करता हूं कि आप लोग इतनी बात समझ गए होंगे। और देखिए, जैसे कि अगर मान लेते हैं, देखिए इरेज करते हैं और आपको मैं समझाता हूं और आगे कि देखिए, जैसे कि अगर जैसे राष्ट्रपति भेजी किसके पास, संसद में भेजी, और संसद में सबसे पहले चाहे जिसके पास जाए, चाहे लोकसभा के पास जाए चाहे राज्यसभा के पास जाए, तो दोनों में से किसी के पास भी जा सकती है। तो मैं मान लेता हूं कि लोकसभा के पास गई। ठीक है, लोकसभा के पास गई और लोकसभा में सदस्य हैं कितने, 545, और राज्यसभा में कितने सदस्य हैं, 245। ठीक है, गई। उसके बाद देखिए लोकसभा से यह विधेयक पास कर दिया गया। मतलब कि इस बात पर सहमत हो गई लोकसभा के सदस्यों ने, लेकिन राज्यसभा के सदस्यों ने सहमत नहीं हुए। तो क्या यह विधेयक बन सकता है, नहीं बन जाएगा। तो इस कंडीशन में जब अब आप लोग ये भी पढ़े होंगे कि यदि किसी विधेयक पर गतिरोध उत्पन्न हो जाए, विवाद उत्पन्न हो जाए किसी मुद्दे पर, मतलब लोकसभा और राज्यसभा के बीच किसी मुद्दे पर किसी भी
बात में विवाद उत्पन्न हो जाए तो संयुक्त बैठक बुलाया जाता है। लेकिन यहाँ पे तो हो गई, लोकसभा के सदस्यों ने तो मान लिया कि हाँ ये बात, यह काम कर दीजिए, लेकिन राज्यसभा के सदस्यों ने नहीं मान रहा है, तो संयुक्त बैठक बुलाना चाहिए, लेकिन संयुक्त बैठक यहाँ पे नहीं बुलाई जाएगी। क्यों नहीं बुलाई जाएगी? इसलिए नहीं बुलाई जाएगी क्योंकि संयुक्त बैठक जब साधारण बहुमत के द्वारा कार्य किया जाता है तो वहां पर संयुक्त बैठक नहीं बुलाई जाती है। ठीक, अब क्यों नहीं बुलाई जाती? साधारण बहुमत से जो भी काम, क्योंकि अनुच्छेद 2 और अनुच्छेद 3 के तहत जो भी काम किया जाता है वह साधारण बहुमत के द्वारा काम किया जाता है। इसलिए साधारण बहुमत के द्वारा किए गए कार्य पर संयुक्त बैठक नहीं बुलाई जाती। अब क्यों नहीं बुलाई जाती? देखिए आप समझिएगा क्यों नहीं बुलाई जाती संयुक्त बैठक साधारण बहुमत के द्वारा अगर किया गया काम हो तो। अब इस बात को समझिएगा। देखिए साधारण बहुमत से यदि कोई विधेयक पास होता है तो कैसे पास होता है? मान लोकसभा में कितने सदस्य हैं? मैंने बताया कि 545 सदस्य होते हैं और राज्यसभा में कितने सदस्य होते हैं? 245 सदस्य होते हैं। तो देखिए साधारण बहुमत से कैसे पास होता है? लोकसभा में मान लेते हैं कि जिस दिन विधेयक पेश हुआ, यह विधेयक जिस दिन पेश हुआ उस दिन 540 सदस्य ही आए थे किसके? लोकसभा के। तो जितने भी सदस्य उस दिन मौजूद होंगे उस संख्या का आधे से एक अधिक लोगों की सहमति होगी, मतलब मतदान करेंगे। ठीक है, तो उसके बाद क्या होगा? तो साधारण बहुमत पास हो जाता है। उसी प्रकार से राज्यसभा में 245 सदस्य होते हैं। मान लेते हैं जिस दिन विधेयक पेश हुआ उस दिन 240 सदस्य ही मौजूद थे। 5 सदस्य किसी काम से किसी अन्य स्थान पर चले गए थे, उपस्थित नहीं थे, तो जितने भी सदस्य उपस्थित रहेंगे उन सदस्यों का आधा संख्या, मतलब आधा का मतलब कि 2 से बटे कर 2 से भाग दे देंगे तो आधा आ जाएगा, प्लस 1 कर देंगे, मतलब आधे से एक अधिक संख्या क्या होगी? सहमति देगी, मतदान करेगी, तो यह साधारण बहुमत से वह विधेयक क्या हो जाता है? पास हो जाता है। तो देखिए तो होता क्या है कि जैसे अब यहाँ से लोकसभा तो मान ली, चलो ठीक है, यह नाम में परिवर्तन किया जाए, यह काम अगर संसद करना चाहती है तो कर ले, लेकिन राज्यसभा के सदस्यों ने मान ही नहीं रही है। अब यहाँ पे संयुक्त बैठक बुलाने की नौबत आ गई, लेकिन संयुक्त बैठक बुलाई नहीं जाएगी। इसीलिए नहीं बुलाई जाएगी क्योंकि जो साधारण बहुमत के द्वारा किया गया काम पर, साधारण बहुमत के द्वारा किया गया काम पर क्या नहीं बुलाया जाता? संयुक्त बैठक नहीं बुलाया जाता, क्योंकि अनुच्छेद 2 और 3 से किया गया कार्य कैसा होता है? साधारण बहुमत के द्वारा होता है, इसलिए संयुक्त बैठक नहीं बुलाई जाती। अच्छा, क्यों नहीं बुलाई जाती इसका मतलब समझिएगा। देखिए जैसे संयुक्त बैठक बुलाई जाएगी तो उसमें लोकसभा के सदस्य 545 लोग आएंगे और राज्यसभा के सदस्य 245 लोग आएंगे। और 545 न आकर के मान लेते हैं कि 540 सदस्य ही आए उस दिन जिस दिन विधेयक पास हुआ, और राज्यसभा से भी 240 सदस्य आए 245 की जगह पर। तो होगा क्या? अब यहाँ पे साधारण बहुमत के द्वारा क्या होगा? मतदान होगा। तो मतलब जब इसको जोड़ेंगे तो 5 2 7 780 होगा। इसका आधा करेंगे, आधे से एक अधिक होना चाहिए, आधे से एक अधिक होना चाहिए, तो कितना आ जाएगा? कितना आ जाएगा? देखिए 2 तिहाई 6, 2 तिहाई 6, 1 2 9 18, 2 जमा 0, आधा हुआ, इसमें एक जोड़ देंगे यानी 391। कितना? 391। अब देखिए राज्यसभा तो बिल्कुल नहीं मान रही है कि हाँ यह काम हो, बिल्कुल नहीं मान रही है। लोकसभा चाह रही है अगर संयुक्त बैठक बुला ली जाएगी, संयुक्त बैठक बुला ली जाएगी तो दोस्त 545 सदस्य में से अगर 391 सदस्य ही अगर सहमति दे देंगे तो क्या राज्यसभा चाह कर भी यह विधेयक को रोक पाएगी? नहीं रोक पाएगी। क्यों? क्योंकि यह साधारण बहुमत से तो अकेले लोकसभा से ही पास हो गया, साधारण बहुमत से तो लोकसभा से अकेले ही पास हो गया। तो राज्यसभा का क्या रह गया औचित्य? क्या रह गया इसका राज्यसभा के रहने या न रहने से? इसलिए इसके औचित्य को बनाए रखने के लिए संयुक्त बैठक को नहीं बुलाई जाएगी, नहीं बुलाया जाता, क्योंकि इसमें सदस्यों की संख्या ज्यादा होती है और साधारण बहुमत के लिए 391 लोग वोट की आवश्यकता होगी, और जो कि अगर लोकसभा अकेले ही चाह लेगी तो यह विधेयक पारित करा लेगी, और राज्यसभा चाह करके भी इस विधेयक को रोक नहीं पाएगी, तो विधेयक का क्या रह जाएगा मतलब। इसीलिए संयुक्त बैठक को नहीं बुलाया जाता है। तो दोस्त आशा करता हूँ कि आप लोग यहाँ तक बात समझ गए होंगे। और देखिए
अब इसके आगे के टॉपिक देखिए, हम कुछ बता दे रहे हैं और थोड़ा सा, उसके बाद जो हमारा टॉपिक होगा अब अगले वीडियो में होगा, कल होगा, क्योंकि वीडियो लंबी जा रही है धीरे धीरे। अब कुछ बात मैं बता दे रहा हूँ। देखिए, जैसे कि आप लोग जानते हैं कि उत्तर प्रदेश से कौन सा राज्य बना नया? उत्तराखंड बना, ठीक है, उत्तराखंड बना, उत्तराखंड बना, ठीक। उसके बाद आंध्र प्रदेश से कौन सा राज्य बना? आंध्र प्रदेश से कौन सा राज्य बना? तेलंगाना राज्य बना, तेलंगाना राज्य बना। तो ये सब जो काम हुए नए राज्यों का, ये सब नए राज्य के ही तो निर्माण हुआ है। तो अनुच्छेद 3 के तहत ही ये सब काम हुए हैं। तो देखिए, उसके बाद देखिए, जैसे मध्य प्रदेश से कौन सा राज्य बना? मध्य प्रदेश को काट करके छत्तीसगढ़ बनाया गया, मध्य प्रदेश को काट करके छत्तीसगढ़ बनाया गया, ठीक है, मध्य प्रदेश को काट करके छत्तीसगढ़ बनाया गया। और बिहार को काट करके झारखंड नए राज्य का निर्माण किया गया। ये सब सारे काम किसके तहत किए गए? अनुच्छेद 3 के तहत ही काम किए गए, क्योंकि नए राज्यों का निर्माण करना अनुच्छेद 3 के तहत करती है। कौन करती है? संसद करती है। तो इसी प्रकार से ये भी हो गए। देखिए, और जानकारी के लिए जान लीजिए, बाकी मैं विस्तार पूर्वक अगली वीडियो में बात करूंगा। देखिए, जैसे कि आप लोग जानते होंगे, जैसे धारा 370 का मैं चर्चा वैसे तो कल करूंगा पूरी तरीके से अच्छे से, लेकिन मोटा मोटा जानिए। देखिए, जैसा कि आप लोग जानते थे कि पहले जम्मू कश्मीर क्या था? जम्मू कश्मीर क्या था? जम्मू कश्मीर क्या था? एक राज्य था। क्या था? राज्य था। तो इसे 31 अक्टूबर 2019 में 31 अक्टूबर 2019 में इसे 2 केंद्र शासित प्रदेशों में बांट दिया गया। मतलब जम्मू कश्मीर को एक खुद केंद्र शासित बनाया गया, जिसमें विधानसभा सहित सीटें विधानसभा सहित सीटें दी गई। विधानसभा सहित सीटें दी गई। और जम्मू कश्मीर नाम से एक केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया। मतलब जम्मू कश्मीर पहले राज्य था, लेकिन जम्मू कश्मीर को एक केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया, और इसके साथ एक लद्दाख को केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया। एक लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया, और इसमें भी विधानसभा की सीटें दी गई थी उस समय, ठीक है, विधानसभा सीटें शायद इसे केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया था। तो ये हो गया 31 अक्टूबर 2019 को यह काम हुआ था। देखिए, और एक बात आप लोग जानते होंगे कि जो 2 केंद्र शासित प्रदेश को एक केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया, कब? 2020 में। कब? 2020 में। कौन कौन से 2 केंद्र शासित प्रदेश हैं? दमन व दीव। देखिए, 2 केंद्र शासित प्रदेश कौन कौन से हैं? दमन व दीव, दमन व दीव तथा दादर व नागर हवेली, दादर व नागर हवेली, ये दोनों अलग अलग केंद्र शासित प्रदेश है। ये अलग 2 केंद्र शासित प्रदेश हुए। तो इसे 2020 में जोड़ दिया गया। क्या कर दिया गया? जोड़ करके एक केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया, और जिसकी राजधानी क्या बताया गया? जिसकी राजधानी बताया गया दमन। दमन क्या है? राजधानी है। दमन क्या है? राजधानी है, ठीक है, दमन क्या है? राजधानी है, ठीक है दोस्त। तो दमन व दीव तथा दादर व नागर हवेली 2 अलग अलग केंद्र शासित प्रदेश थे, तो उसे एक कर दिया गया सन 2020 में, और नाम दे दिया गया एक लंबा चौड़ा सा नाम, दादर व नागर हवेली तथा दमन द्वीप। ऐसे पढ़िए, दादर व नागर हवेली तथा दमन द्वीप का राजधानी क्या है? दमन है। तो ये सन 2020 में काम किया गया। तो दोस्त, आशा करता हूँ कि आज की बात यहीं तक मैं रखता हूँ, और समझ गए होंगे। उसके बाद जो भी बचा होगा संघ एवं राज्य क्षेत्र में, तो मैं अगला, वैसे तो कुछ अभी बचा नहीं रह गया है, क्योंकि 4 अनुच्छेद की बात कही गई है। 4 अनुच्छेद को मैंने बता दिया विस्तार पूर्वक से। अब जानकारी के लिए कुछ बातें और हैं, जो कि मैं कल की वीडियो में बता दूंगा। उसके बाद हमारा अगला चैप्टर नागरिकता, सेकंड चैप्टर यानी भाग 2 चालू हो जाएगा, जो कि अनुच्छेद 5 से 11 तक है। तो ठीक है दोस्त, तो यहाँ तक आज मैं रखता हूँ। जय हिंद, जय भारत।